हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट क्या है? वेव है या पार्टिकल है? तो सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स। ठीक है, और उन्होंने एक थ्योरी दी इन 1675। इन 1675 न्यूटन गिव्स अ थ्योरी कॉल्ड न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस सीरीज में इन्होंने ये बताया कि हर एक जो लाइट सोर्स है, यानी आप कह सकते हो एवरी लाइट सोर्सेस emit many tiny particles, tiny massless and elastic particle. Okay, elastic पार्टिकल्स मतलब टकराने के बाद कोलाइड करने के बाद उनका एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। उन पार्टिकल्स का इन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, मतलब हर एक सोर्सेज जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स इमिट करते हैं जो मासलेस है और इलास्टिक है। इसके अलावा इन्होंने और बताया कि डिफरेंट कलर की जो लाइट होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज और शेप दोनों क्या होती है? डिफरेंट होती है। ओके, तो हम कहेंगे डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट shape and size of corpuscles. ओके, तो हर एक कलर की जो लाइट होती है उनके जो कार्पस्कल्स होते हैं उनकी शेप और साइज क्या होती है? डिफरेंट होती है। ओके, ये जो कार्पस्कल्स होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, मतलब ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इन्होंने बताया कि हमारी जो शैडो फॉर्म होती है पीछे, तो लाइट सामने से आती है, पार्टिकल हमारे ऊपर टकराती है, पीछे नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे जो रीजन होती है जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है वो शैडो वहां पे बन जाता है, वहां पे एक ब्लैक स्पॉट हो जाती है, इसे हम शैडो बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पार्टिकल्स आएगी, टकराएगी, पीछे नहीं जा पाएगी, इस वजह से वहां पे शैडो फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेट ना चल के कर्व पाथ पे चलती है तो वहां भी लाइट पहुंच जाता है, लेकिन कर्व पाथ पे नहीं चलती है ना, वो स्ट्रेट पाथ पे चलती है, तो स्ट्रेट पाथ पे आके टकराएगी तो पीछे नहीं जा पाएगी। ठीक है, अगर कर्व पाथ पे चलती है तो पीछे भी आ जाती है। तो उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉर्पस्कल्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि जो पार्टिकल्स हैं ये डेंसर मीडियम के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करती है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो लाइट की स्पीड है वो पार्टिकल की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल is greater in denser medium. इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल है वो डेंसर मीडियम की से ज्यादा तेजी से इंटरेक्ट करती है, इसी वजह से वो सरफेस से टकरा के बेंड हो जाती है, जो आपने रिफ्रैक्शन में देखा था। ओके, तो इन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है वो ग्रेटर होती है डेंसर मीडियम। ठीक है, इसके अलावा ये फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट होती है, उस पर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इट इफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इफेक्ट्स द फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट। ओके, तो ये इनकी थ्योरी थी, और इस थ्योरी के बेस पर हम लोग रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन ये सब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस थ्योरी के बेस पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थ्योरी इनकी लगभग 100 सालों तक, लगभग 100 सेंचुरी तक ये इनकी थ्योरी मानी गई। अभी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो इनका बात सब लोग मानते थे, ये जो कहते थे ये मतलब कि ये 100% ट्रू ही मान लिया जाता था। तो लगभग 100 सालों तक उसी समय पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगेंस ने बोला कि लाइट जो है उसके पास वेव नेचर है। तो उनकी बात को कोई उतना ज्यादा मतलब माना नहीं, क्योंकि न्यूटन ने कहा है, उनकी बुक्स में लिखी गई है ये बात, तो फिर उनकी बात को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। ठीक है, तो 100 साल बाद हुआ ये कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसे बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूव किया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर मतलब आपस में मिलते हैं, तो मैक्सिमा और मिनिमा बनती है।
ठीक है। तो इस थ्योरी को जो प्रूफ किया इन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जब इन्होंने प्रूफ किया तो इन्होंने बताया कि लाइट के पास वेव नेचर होती है। इसके अलावा फ्रेशनल एक साइंटिस्ट थे, फ्रेशनल, उन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ किया, ठीक है, कि जब लाइट किसी कॉर्नर से ऑब्स्टेकल्स टकराती है तो वो बेंट हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीजें प्रूफ किया। इसके अलावा एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फौकॉल्ट, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फौकॉल्ट, उन्होंने ये प्रूफ किया इन 1850 में प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। इन्होंने प्रूफ किया कि जो लाइट की स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम is greater than denser medium। इन्होंने प्रूव किया कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। तो फिर धीरे धीरे जो ये पार्टिकल का नेचर जो था, जो न्यूटन ने बताया था, जो पार्टिकल नेचर, वो धीरे धीरे जाकर के, तो फिर इनके जब इन्होंने सब प्रूफ कर दिया तो उनकी बातें धीरे धीरे नहीं मानने लगे लोग, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद फिर क्या हुआ, न्यूटन की बातें तो मान लीजिए 50 साल तक ही नहीं मानी गई, 50 ईयर्स तक। इसके बाद फिर 1850 तक तो नहीं माना गया। इसके बाद आगे 1900 में हॉलबैक्स और लेनार्ड, दो साइंटिस्ट थे, हॉलबैक्स एंड लेनार्ड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट किया क्या कि एक मेटल की प्लेट लिया और मेटल की प्लेट पे लाइट को फॉल कराया। जब लाइट को फॉल कराया तो यहां देखा जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो लाइट फॉल करने से इमिट करने लगे। तो लाइट से टकरा करके किस तरह से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से करने से इस फिनोमेना को, जब लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया। जब लाइट इस पे फॉल कराया तो फॉल कराने से इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हुए। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगे। तो ये प्रूव है, जैसे जो हमारा लाइट है, लाइट आकर के इलेक्ट्रॉन से टकरा करके यहां से इमिट कैसे करा पाएगा। अगर लाइट पार्टिकल होगा तो पार्टिकल से आगे कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, जब पार्टिकल से कोलाइड करेगा तब इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये वेव नेचर को नहीं, ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा था। इन 1900 की बात चल रही है, 1900 में। उसके बाद 1905 में भी आइंस्टीन ने भी ये बात बताई, प्रूफ किया कि हाँ ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सही है। तो फिर से ये माना गया कि लाइट एक पार्टिकल है। ओके, पहले पार्टिकल माना गया, न्यूटन ने बोला था, फिर बाद में वेव प्रूफ हुआ, वेव प्रूफ होने के बाद फिर बाद में पार्टिकल आ गया। तो इसके बाद माना गया कि लाइट जो है हमारी, उसके पास डुअल नेचर है। लाइट के पास डुअल नेचर है, एक वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। तो कुछ फिनोमिना वेव नेचर मान के प्रूफ होती हैं और कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर मान के प्रूफ होती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग की जो मीडियम है, उस मीडियम पे डिपेंड करता है कि कब इंटरफेरेंस होगा, कब डिफ्रैक्शन होगा, यानी कब वेव नेचर से होगा और कब आपका पार्टिकल नेचर से होगा, ठीक है। तो हाइगेंस, अब बात करते हैं हम लोग हाइगेंस की थ्योरी पर, क्योंकि हाइगेंस ने उसी समय, जब न्यूटन ने बताया था कि लाइट एक पार्टिकल है, तब उसी समय पे हाइगेंस ने एक वेव थ्योरी दी थी, ठीक है। हाइगेंस वेव थ्योरी, ये थ्योरी इन्होंने वही 1678 में दिया था। 1675 में न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था और 1678 में हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, मतलब दैट इज light requires medium to travel. Light requires medium to travel. मतलब मैकेनिकल वेव वो ऐसी वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है और इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इन्होंने एक बताया, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इन्होंने एज्यूम किया कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, इन्होंने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया कि हाइगेंस एज्यूम that there is a medium in whole universe,
पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है इन्होंने बताया, ठीक है, और इसका नाम दिया नेम्ड ईथर। ये केमिस्ट्री वाली ईथर नहीं है, ठीक है। इन्होंने बताया कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है, सर्वव्यापी मीडियम है, ठीक है, और उस मीडियम का नाम इन्होंने दिया ईथर, ठीक है, जो कि बहुत ही डाइल्यूट है। इन्होंने बताया है कि इट इज वेरी डाइल्यूट, इट इज वेरी डाइल्यूट एंड इलास्टिक। इस मीडियम से जब लाइट टकराती है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये मीडियम जो है ईथर जो है वेरी डाइल्यूट है और इलास्टिक है, ठीक है। तो ये हाइगेंस की वेव थ्योरी थी, ठीक है, और इसी बेस पे इन्होंने प्रिंसिपल दिया। वो प्रिंसिपल क्या दिया तो देखते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके, हाइगेंस प्रिंसिपल। इन्होंने प्रिंसिपल में ये बताया कि जो लाइट है ना, लाइट वो एक सिंगल रेज में नहीं चलती है, बल्कि वो पूरा एक बंडल के फॉर्म में चलती है, ठीक है। और उस बंडल का नाम इन्होंने दिया वेव फ्रंट। इन्होंने वेव फ्रंट को डिफाइन किया, इन्होंने बोला कि द सरफेस ड्रॉन in a medium on which all the particles at any instant be in same phase of oscillation कह लो या वाइब्रेशन कह लो, फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। इन्होंने बताया कि अगर हम लोग उस मीडियम में, किसी मीडियम में अगर इसमें सारे पार्टिकल्स है, उसमें एक सरफेस ड्रॉ करें और उनके सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हो, सेम फेज मतलब कि एक साथ निकले, ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं, दोनों सेम फेज में हो, सारे पार्टिकल्स अगर सेम फेज में होते हैं तो वहां पे जो सरफेस ड्रॉ की जाती है उस सरफेस को इन्होंने बोला वेव फ्रंट, उस सरफेस को बोला वेव फ्रंट। दिस सरफेस इज कॉल्ड, इस सरफेस को क्या बोला गया, कॉल्ड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है। तो इस सरफेस का नाम इन्होंने दिया वेव फ्रंट, ओके। और इन्होंने अपने प्रिंसिपल में ये बताया कि एवरी पार्टिकल which are present on the surface of wavefront, again emits new wavelets in all possible directions. In all possible directions, this principle is known as हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स इसे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विथ ये तो हमारा जो प्रिंसिपल है इसे हम सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ही बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे दोबारा जो हमारा वेव फ्रंट जो हमारा बन के आ रहा है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे विच इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट क्या होती है
कि जो हर एक पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल जो भी मीडियम में प्रेजेंट है, उस सरफेस के अंदर, वेव फ्रंट के अंदर प्रेजेंट है, वो एक नया वेवलेट्स बनाती रहती है। हर आगे मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो एक नया वेवलेट्स बनाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और अच्छी बात ये है कि उन वेवलेट्स की जो स्पीड होती है वो पहले वाले इस वेवलेट की स्पीड से सेम होती है, ठीक है। जो पहले वाली स्पीड थी, जो इस इनिशियल स्पीड रहती है, वही सेकेंडरी वेवलेट की भी स्पीड होती है, ठीक है। तो इन्होंने एक वेवलेट थ्योरी भी दिया था, ये इनका ये प्रिंसिपल है। इन्होंने कहा कि लाइट जो है, लाइट वो वेव फ्रंट के रूप में चलती है, उनमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब सेम फेज में होते हैं, ठीक है। और हर एक पार्टिकल एक नया वेवलेट बनाती है, हर एक पार्टिकल एक नया वेवलेट बनाती है, ठीक है। जैसे मान लो इसको हम डायग्राम के तो समझते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे एक लाइट सोर्स रखी हुई है, ठीक है। अब यहां से लाइट सोर्स से इस तरीके से देखिए इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा। अगर ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो इसका जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है, ऐसे ऐसे स्फेरिकल, ऐसे पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर हमारा ये ऐसे पैरेलल सोर्सेज है, पैरेलल रेज वहां से आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही है, तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो बिल्कुल इसी प्लेन, इसी वेव के इसी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अगर कोई लीनियर सोर्स है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। अगर लीनियर सोर्स है तो इसका जो वेव फ्रंट होते हैं वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं। ओके, देखो जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक सोर्स ले लूं, जैसे यहाँ पे एक वेवलेट है, वेवलेट का मैं यहाँ पे हर एक पार्टिकल एक नया वेवलेट बनाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस पार्टिकल को एक नया सोर्स मान लो S1 S2, तो यहाँ से फिर से जो वेवलेट्स निकलेंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ से जो निकल रही है वो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, इस तरीके से, मतलब यहाँ से वेव ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऐसे, और दोनों जाकर के आपस में इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ती हैं और एक नया वेवलेट बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक पार्टिकल एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और वो एक नया वेवलेट बनाता है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड होती है वो पहले वाले सोर्स की स्पीड से, जो पहले वाली वेवलेट थी उसकी स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कि द इनवेलप, और इसके ऊपर जो हम इनवेलप बनाते हैं, ये जो इनवेलप एक तरह का बनाया गया है, ये इनवेलप जो बनाया गया है, इस इनवेलप में द इनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, यहाँ इसको लिख लेते हैं, द इनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट है, ये सब सेकेंडरी वेवलेट जा रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट the envelope of the secondary wavelet in the forward direction at any instant, in the forward direction at any instant, gives the new position of the wave, gives the new position of wave front at that instant, wave front at that instant। तो यहाँ पे अब इस पे अगर हम इन्वेलप बनाते हैं तो ये नया वेव फ्रंट बनता है। अब यहाँ से फिर सोर्स बनेगा, यहाँ से फिर वेवलेट्स निकलेंगे और आकर के फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से जा रहे हैं,
ठीक है, आपस में टकराएंगे, मिलेंगे और फिर इसी के ऊपर अगर हम लोग एक नया इन्वेलप बना देते हैं तो ये नया पोजीशन देता है वेव फ्रंट का। ठीक है, फिर अगली बार वेव फ्रंट का यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हर एक पार्टिकल जो है वो एक नया सोर्स बन जाता है, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं। तो ये था हाइगेंस का प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के बेस पर हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।